मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आधुनिक इतिहास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर से यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए। अगर आप जीआईसी, जीडीसी, यूपीपीसीएस, आरओ खंड शिक्षा अधिकारी या फिर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से सबसे अधिक संख्या में प्रश्न अभी तक पूछे जाते हैं और आगे भी संभावना है कि इसी टॉपिक से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, औरंगजेब की डेथ 1707 में होती है और यहीं से आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है स्टार्ट होता है। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों कोई नहीं जानता कि बाबर के द्वारा स्थापित, जैसा कि आप जानते हैं, जो मुग़ल साम्राज्य है ये कब स्थापित हुआ था। तो माना जाता है कि 1526 से लेकर 1857 तक क्या हुआ था। जो अंतिम मुग़ल सम्राट था जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र, उसको अंग्रेज़ों ने अंततः जो 1857 की क्रांति थी उसको लीड करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया था और रंगून भेज दिया था। रंगून में ही उसकी डेथ हो गई। और सबसे बुरी बात अंग्रेज़ों ने ये की कि उसके बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी थे सभी को समाप्त कर दिया। तो कौन जानता था कि बाबर द्वारा स्थापित यह साम्राज्य, जो अपनी विशाल सेना, कुशल प्रशासन, तोपखाने और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभुत्व रखता था, उसका इतना बुरा हश्र होगा। मुगलों के पास तोपखाने थे, बंदूकें थीं, एक विशाल सेना थी। पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि हुआ था 1526 में, तो ये युद्ध जो था इसीलिए बाबर ने जीता था क्योंकि उसके पास तोप थी। ठीक है। और आगे चलकर अकबर द्वारा विकसित मनसबदारी प्रथा और अत्यधिक संगठित प्रशासनिक तंत्र ने साम्राज्य को मजबूती से जोड़े रखा। लेकिन अंततः औरंगजेब के बाद ये जो हनक थी मुग़लों की वो समाप्त होने लगी और अंततः एक समय ऐसा भी आया जब मुग़ल साम्राज्य पूर्णतया समाप्त हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि यूरोपियों का आगमन, एक इनका क्रम भी है, तो इसको देखेंगे। फिर शुरू करते हैं जो मुग़ल वंश है। और जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब के बाद कुल 11 मुग़ल बादशाह बने। ठीक है, 11 मुग़ल राजवंश से बादशाह आते हैं और इनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से ये जो मुग़ल बादशाह रहे, किन किन कमजोरियों की वजह से ये समाप्त होते चले गए और एक दिन पूरा का पूरा जो भारत था वो इनके हाथ से निकल गया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर आप कर दीजिएगा और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जो यूरोपियों का आगमन होता है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग जो है यहाँ पर ख़राब बनती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि चीज़ें स्पष्ट रहें। बाकी राइटिंग पर तो आप लोग जानते ही हैं। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम, कई बार एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, पहले इन्हीं को देख लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं ना कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे और सबसे बाद में गए, ये थे पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे ये सबसे पहले आते हैं। कब आए थे ये? तो ये 1498 में आए और भारत से 1961 में गए। सबसे लंबे समय तक ये रहे। इसके बाद जो दूसरे लोग आए, जो दूसरी यूरोपीय कंपनियां आई थी, तो ये 1602 में आए थे डच। ठीक है। अंग्रेज़ों का आगमन जो था ये 1600 में, हालांकि जो कंपनी थी ये 1600 में ही बन गई थी, लेकिन भारत में इनका आगमन होता है 1608 में। तो अंग्रेज़ जो थे ये तीसरे क्रम पर आते हैं। कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, तो इनको गलत मत करना आप लोग। इसके बाद दोस्तों डेनिस आते हैं 1616 में। जो डेनिस थे ये कब आते हैं? 1616 में आते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं जो फ्रांस वाले थे, फ्रांसीसी आते हैं 1664 में। तो ये जरूर याद रखिएगा, पुर्तगाली, डच, इसके बाद अंग्रेज, डेनिस और फिर जो फ्रांसीसी थे। वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे, ये जो भारत आए थे, जबकि फ्रांसीसी सबसे अंत में आने वाले व्यापारी थे। ठीक है ना। और ये सभी कंपनियां शुरू में तो व्यापार के उद्देश्य से ही आई थी, लेकिन आगे चलकर ये लोग भारत में राजनीति करने लगे, भारत पर अधिकार करने का प्रयास भी करने लगे थे। वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा था, आपको पता है ना कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसका गाइड कौन बना था? गुजरात का ही एक निवासी था जो कि वास्को डी गामा का गाइड बना था, अहमद इब्न मजीद इसका नाम था।
क्या नाम था, अहमद इब्न मजीद, ये गुजराती गाइड था और इसने जो है मदद की थी वास्को डी गामा की। और वास्को डी गामा कहाँ पर, तो ये पुर्तगाल से चला था और जो वर्तमान में आपका केरल है, केरल में आपका एक ज़िला है कोझिकोड। कोझिकोड जो ज़िला है दोस्तों, ये तब कालीकट के नाम से जाना जाता था। तो कालीकट पर ये उतरा था और वहाँ का राजा उस समय जमोरिन हुआ करता था, जिसने बहुत ही खास वेलकम किया था वास्को डी गामा का। तो दोस्तों कालीकट, जिसे अब कोझिकोड कहा जाता है, दक्षिण भारत में केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्रमुख शहर और बंदरगाह है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो वास्को डी गामा यहाँ पर एग्जैक्टली व्यापार के उद्देश्य से आया था और वो यहाँ से काली मिर्च लेकर लौटा, काली मिर्च लेकर लौटा। तो उसने इस व्यापार में 60 गुना 60x का फ़ायदा कमाया और इसके बाद बाकी जो यूरोपीय कंपनियां थीं वो भी भारत में आकर मसालों के व्यापार में बहुत इंटरेस्टेड हो गईं। और इस प्रकार से देखा जाए तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। भारत में मूलतः आधुनिक भारत का जो इतिहास है ये औरंगजेब की मृत्यु से स्टार्ट होता है। एक बार लौटते हैं फिर से मुगल वंश की ओर, ठीक है। तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का सबसे तेज पतन देखने को मिलता है। मुगल साम्राज्य का पतन यानी कि बात करें तो 1707 से शुरू हुआ और 1857 में मुगल वंश जो था ये पूर्णतः समाप्त हो गया। और इस दौरान कुल 11 शासक बने, ये भी आप याद रखना, 11 शासक बने, ठीक है। तो इन्हें उत्तरवर्ती मुगल के नाम से जाना जाता है। ये जो 11 शासक हैं इन्हें उत्तरवर्ती मुगल के नाम से जाना जाता है, यानी कि लेटर मुगल्स। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो 1707 में क्या होता है। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है। औरंगजेब राजा कब बना था, तो ध्यान देना कि 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है। तो 50 साल तक औरंगजेब जो था ये 50 साल तक शासन किया था। हालांकि ये क्रूर माना जाता है लेकिन एक सुयोग्य शासक था। इसके समय में जो मुगल साम्राज्य की हनक थी वो लगातार बनी हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था इसने और साम्राज्य को भौगोलिक रूप से सबसे विस्तृत बना दिया था। शाहजहां का तीसरा बेटा था। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक था जिसे आलमगीर यानी कि विश्व विजेता के रूप में भी जाना जाता है। इसको आलमगीर प्रथम के नाम से भी पुकारेंगे। क्यों? क्योंकि आगे चलकर एक आलमगीर पोस्ट मुगल में भी आएगा तो उसे हम आलमगीर द्वितीय कहेंगे। तो ये याद रखना आप कि आलमगीर प्रथम के नाम से औरंगजेब को पुकारा जाता है। तो दोस्तों बात करें 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और उस समय औरंगजेब के 3 पुत्र जीवित थे। हालांकि इसके 2 पुत्र मर भी चुके थे लेकिन 3 जीवित थे, जिसका नाम था मुअज्जम। ध्यान देना, मुअज्जम जो था यही आगे चलकर राजा बनेगा। दूसरा था आजम, ठीक है, और तीसरा था कामबख्श। ये 3 पुत्र थे किसके? ये 3 पुत्र थे किसके? औरंगजेब के, जो कि जीवित थे। अब इनके बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, मतलब उत्तराधिकार का युद्ध इनके बीच शुरू हो गया। और ध्यान देना कि 1707 में ही जजाओ के युद्ध में मुअज्जम ने अपने भाई आजम को डिलीट कर दिया, मतलब इसको मार दिया। ये कहानी यहीं पे 1707 में ख़त्म हो गई। और मुअज्जम जो था ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से पहला मुगल सम्राट बनता है, ठीक है। अब ध्यान देना कि बहादुर शाह प्रथम, और इसे ही साहिब खबर के नाम से भी पुकारा जाएगा। साहिब खबर, कौन पुकारा था इसको साहिब खबर? एक इतिहासकार होते हैं खफी नाम से, वो बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर के नाम से पुकारते हैं। 65 साल की उम्र में बहादुर शाह प्रथम जो था ये सम्राट बना था, 65 साल की उम्र में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1709 में क्या होता है कि 1709 में बहादुर शाह प्रथम ने अपने दूसरे भाई कामबख्श को भी हैदराबाद के निकट मार डाला, मतलब इसको भी डिलीट कर दिया। अब कौन बचा? केवल मुअज्जम बचता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में एक अंग्रेज इतिहासकार हैं, क्या नाम है उनका? सिडनी ओवन। उन्होंने कहा था कि बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो ये बात याद रखेंगे आप, क्योंकि कभी कभी ये स्टेटमेंट भी आता है और एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों 1709 में मुअज्जम ने अपने दूसरे भाई कामबख्श को भी डिलीट किया, मतलब ख़त्म कर दिया।
और बहादुर शाह प्रथम 65 साल की उम्र में भारत का मुगल बादशाह बना था, ये मैंने आपको बताया। तो इसकी जो मुख्य नीतियाँ थी वो इस प्रकार से थी कि जैसा कि आप जानते हैं औरंगजेब के समय जो मराठे थे और औरंगजेब दोनों के बीच में अक्सर युद्ध हुआ करते थे। तो औरंगजेब के समय से कैद शिवाजी के पौत्र, क्या नाम था, साहू जी। तो साहू जी जो कि उस समय मुगलों की जेल में थे, तो साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, 1707 में मुक्त कर दिया। अब ध्यान देना कि साहू जी महाराज ये जब मुक्त होते हैं तो ये आगे चलकर तुरंत ही एक लड़ाई लड़ते हैं जिसे जाना जाता है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध में क्या होता है कि साहू ने खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को पराजित किया और अगला मराठा शासक ये बन जाते हैं। अब ये मतलब मुक्त हुए तो अगला जो है मराठा शासक बन गए छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से। ये थोड़ा याद रखना आप, रिलेटेड तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही सारी बातें दोस्तों ना अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो निश्चित रूप से आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप सारी चीज़ों को ध्यान समझिए और एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करिए कि सत्ता किसी की सगी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो दूसरी नीति थी बहादुर शाह प्रथम की वो ये थी कि सिखों के साथ मेल मिलाप की नीति भी इन्होंने स्टार्ट की थी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 12 अक्टूबर 1707 को। छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र साहू जी और ताराबाई कौन थी, तो ताराबाई राजा राम की पत्नी थी, इनकी सेनाओं के बीच में होता है। यह युद्ध जो है ये पुणे के उत्तर में भीमा नदी के पास खेड़ा नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसे खेड़ा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें साहू जी की मदद किसने की थी, साहू जी की मदद की थी बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन क्योंकि ये रिलेटेड है तो अभी से आप थोड़ा सा जानते रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है ना। और दोस्तों देखो, बहादुर शाह प्रथम को ही इतिहासकार साहिब खबर के नाम से पुकारते हैं और ये नाम उनको इतिहासकार खफ़ी के द्वारा दिया गया था। खफ़ी खान पूरा नाम है, खफ़ी खान। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम शाह आलम प्रथम। अब मैंने आपको बताया था कि इसका एक नाम बहादुर शाह प्रथम का एक नाम और भी है, शाह आलम प्रथम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो केवल साहिब खबरी नहीं, शाह आलम प्रथम भी यही हैं, बहादुर शाह प्रथम। इनका जो शासन है 1707 में ये राजा बने, अपनी पंचवर्षीय योजना इन्होंने पूरी की और 1712 में इनकी बीमारी से डेथ हो गई। ठीक है, तो 1712 में लाहौर में एक लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, किसकी, बहादुर शाह प्रथम की। मतलब 65 साल की उम्र में ये मुग़ल बादशाह बने और फिर 70 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। अब कहानी यहीं पर एंड नहीं होती है। अभी आपने देखा था कि जब औरंगजेब मरा था तो मुअज्जम आजम और कामबख्श में भीषण युद्ध हुआ। अंत में केवल मुअज्जम बचता है, अपने दोनों भाइयों को मारकर राजा बनता है। तो कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। कहते हैं ना कि जैसा करो वैसा भरना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना कि जब मरता है बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, तो उसके 4 पुत्र थे उस समय। क्या नाम था उनका, जहांदर शाह, अजीम उस्सान, रफी मुस्तान और जहान शाह। ये 4 पुत्र थे किसके, बहादुर शाह प्रथम के। अब इनके बीच में भी वही कहानी दोहराई जाती है जो कि औरंगजेब की मृत्यु पर औरंगजेब के 3 पुत्रों ने दोहराई थी। इनके बीच भी बहुत ही भीषण युद्ध होता है, उत्तराधिकार का बहुत ही भीषण युद्ध होता है। और इस चक्कर में ये कहा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम का शव कई हफ्तों तक, लगभग 3-4 हफ्तों तक दफनाया नहीं गया। मतलब क्या बुरी हालत हो गई होगी, ये आप देखिए। फिलहाल दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जुल्फ़िकार खान की मदद से भारत का अगला मुगल बादशाह बन जाता है जहांदर शाह। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि जहांदर शाह जो है इसके बाद 1712 में मैंने आपको बताया, तो 1712 में जहांदर शाह जो है ये भारत का अगला मुगल बादशाह जो है ये बन जाता है। किसकी सहायता से, ध्यान देना, इसमें सहायता की गई थी जुल्फ़िकार खान के द्वारा। दोस्तों ध्यान देना कि जो जुल्फ़िकार खान है ये असद खान का पुत्र था। असद खान कौन था, तो दोस्तों असद खान औरंगजेब का वजीर था। ये 31 साल तक जो असद खान था ये औरंगजेब के वजीर के रूप में काम किया था। तो क्या होता है, कहते हैं ना कि राजा अपने कुछ गुण अपने पुत्रों को भी सिखा के जाता है। तो जुल्फ़िकार खान भी बहुत कुछ अपने बाप से सीख चुका था और उसने जहांदर शाह की मदद की अगला मुगल सम्राट बनने में। बदले में क्या मिला उसे कि जहांदर शाह ने जुल्फ़िकार खान से खुश होकर
उसे अपना वजीर नियुक्त कर दिया, क्योंकि उसका बाप भी वजीर था तो जहांदर शाह को भी वजीर नियुक्त कर लिया जहांदर शाह ने। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जुल्फ़िकार खान एक बहुत ही चालाक और काबिल आदमी है। उसने धीरे धीरे जहांदर शाह को केवल जो है नाम मात्र का ही बादशाह रहने दिया। सारी ताकत जुल्फ़िकार खान के हाथों में आ गई और अंत में क्या हुआ कि जुल्फ़िकार खान जहांदर शाह के लिए एक सरदर्द बन गया। ऊपर से कहते हैं ना कि एक तो तीती लौकी थी, ऊपर से नीम भी चढ़ गई। इसमें जो दूसरा अवगुण आया वो ये आया कि इसका संबंध लाल कुंवर नाम की एक वैश्या से हो गया। लाल कुंवर नाम की एक वैश्या से हो गया और लाल कुंवर के प्रभाव में जहांदर शाह इस तरीके से आ गया, इस कदर पागल हो गया कि लाल कुंवर के जितने भी रिलेटिव थे सबको इसने मंत्री बना दिया। भाई सब लोग आओ, हम सबको मंत्री बनाते हैं। मतलब क्या स्थिति थी इसकी, क्या मानसिकता थी। ये प्रेम में पागल हो चुका था, इसने सबको मंत्री बनवा दिया। अब साइड इफेक्ट तो होना ही था इसका। ऐसा करने से जहांदर शाह का जो भतीजा था फर्रुखसियर दोस्तों, ये अजी मुस्सान का पुत्र था जिसको जहांदर शाह ने मार डाला था। तो उसका पुत्र जो था फर्रुखसियर, ये ध्यान रखना, फर्रुखसियर जो है ये अजी मुस्सान का पुत्र था। इसने जो है मदद ली किसकी? सैयद बंधुओं की। ठीक है, सैयद बंधु के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये हैं, इन्हें जो किंग मेकर कहा जाता था। ये बहुत ही ताकतवर थे, कभी भी राजा तो नहीं बने लेकिन जिसको चाहते थे राजा बनाते थे, जिसको चाहते थे राजा के पद से हटा देते थे, मरवा देते थे। ये एक तरीके से उस समय के माफिया हुआ करते थे, किंग मेकर। ठीक है, तो सैयद बंधुओं की मदद ली फर्रुखसियर ने और उसने जहांदर शाह की हत्या करवा दी। और इसके बाद भारत का जो अगला मुगल बादशाह बना वो फर्रुखसियर बना। फर्रुखसियर दोस्तों ये 1713 में राजा बनता है, 1713 में राजा बनता है और 1719 तक रहा। लेकिन दोस्तों फर्रुखसियर भी कोई बहुत काबिल इंसान नहीं था। फर्रुखसियर को एक संज्ञा दी जाती है, इसे घृणित कायर के नाम से पुकारा जाता है, घृणित कायर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। और फर्रुखसियर के बादशाह बनने के बाद बंगाल के सूबेदार, ये इतना जो है कमज़ोर था ना, फर्रुखसियर जो था ये इतना कमज़ोर था कि इसका प्रभाव जो था वो जो इसके अधीन जो सूबे थे वो धीरे धीरे अपने आप मुक्त होने लगे। सबसे पहले तो ये हुआ कि बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बन गया। फर्रुखसियर ने ही सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करवाई थी। कब करवाई थी? तो 1716 में बंदा बहादुर की हत्या करवा दी गई। बंदा बहादुर जो कि एक सिख नेता थे। ठीक है, और इसके बाद आप देखें तो 1717 में एक बड़ा कारनामा कर डाला फर्रुखसियर में, जिसके लिए इतिहास शायद ही इसको माफ़ करे, मैं तो नहीं करूँगा, इतिहास भले ही करते। 1717 में दोस्तों इसने क्या किया, अगर ये काम नहीं करता ना तो अंग्रेज़ कभी भी शायद भारत में अपना पाँव जमा नहीं पाते। इसने क्या किया था, ये बीमार था, अंग्रेज़ों ने इसका इलाज करवा दिया। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कहानी कभी बाद में सुना दूंगा। तो क्या हुआ कि 1717 में इसने अंग्रेज़ों से खुश होकर उनको एक गोल्डन ऑर्डिनेंस पेश कर दिया। मतलब उनको एक स्वर्णिम प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया, जिसे गोल्डन ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता है। गोल्डन ऑर्डिनेंस, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था, ये जो एक स्वर्णिम प्रमाण पत्र दिया गया अंग्रेज़ों को फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में, इसके द्वारा क्या हुआ कि बंगाल में ब्रिटिशों को टैक्स फ्री व्यापार करने की परमिशन दे दी गई। इससे जो अंग्रेज़ थे बहुत अधिक सबल होते चले गए। तो पूरा बंगाल जो था वो अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए क्या कर दिया, इसने टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, ये बहुत गलत काम किया गया था इसके द्वारा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1719 का समय आ गया जब इसकी डेथ होती है। फर्रुखसियर की हत्या षड्यंत्र करके सैयद बंधु के द्वारा करवा दी गई। अब सैयद बंधु ही यहाँ पर फर्रुखसियर को राजा भी बनाए थे और फर्रुखसियर को मारा भी सैयद बंधुओं ने ही। हुआ क्या था दोस्तों, जो सैयद बंधु थे ये दो भाई थे। जो बड़ा भाई था उसका नाम था अब्दुल्ला खान, बड़ा भाई था अब्दुल्ला खान। तो फर्रुखसियर ने, क्योंकि अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान दोनों ही सैयद बंधु, मतलब ये दोनों ही, जब भी बात होगी सैयद बंधुओं के बारे में दोनों नाम याद रखना। बड़ा था अब्दुल्ला खान, तो उसको बना दिया वजीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और हुसैन अली खान को बना दिया था सेनापति। ठीक है, यानी कि मीर बख्शी। अब आगे चल के क्या हुआ, एक समय ऐसा भी आया जब फर्रुखसियर जो था ना वो इन माफियाओं के यानी कि सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली बन के रह गया।
तो यहाँ पर फर्रुखसियर अब क्या चाहता था, वो चाहता था कि सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी जाए। लेकिन जब सैयद बंधुओं को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उल्टा कर दिया। मतलब फिर सैयद बंधुओं ने 1719 में फर्रुखसियर की ही हत्या करवा दी। और इसमें सैयद बंधुओं ने किसकी मदद ली? मराठाओं के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद ली थी। किसकी? बालाजी विश्वनाथ, जो कि मराठाओं के प्रथम पेशवा थे। इन्हीं की मदद से सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। तो यहाँ पर 1719 तक आप पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों फर्रुखसियर की हत्या होती है 1719 में। इसके बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दरजात को 3 महीने के लिए, एग्जैक्टली क्या होता है कि रफ़ी-उद-दरजात को टीबी थी, तो इसको जब इन्होंने राजा बनाया, मुग़ल बादशाह बनाया, तो 3 महीने में ही इसकी डेथ हो गई। ठीक है, क्योंकि टीबी थी, इसको टीबी की वजह से की डेथ हो जाती है। तो अगला शासक बनता है रफ़ी-उद-दौला को बनाया जाता है। लेकिन अगले 6 महीने में ही इसकी भी डिसेंट्री यानी कि अतिसार की वजह से डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो कहानी थी रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-दरजात की, ये 1719 में ही समाप्त हो जाती है। ध्यान देना, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रफ़ी-उद-दौला को ही शाहजहाँ द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ये जब शासक बना तो इसने अपना नाम शाहजहाँ द्वितीय रख लिया था। और यहाँ पर इसकी भी कहानी 6 महीने में समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रोशन अख्तर, यानी जब ये राजा बना रोशन अख्तर, तो इसने अपना नाम रख लिया मोहम्मद शाह। ध्यान देना कि मोहम्मद शाह को ही मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था दोस्तों, ये 1719 में अगला मुग़ल बादशाह बनता है। और इसका जो समय रहा 1719 से लेकर 1748 तक रहा। ठीक है, अब इसे मोहम्मद शाह रंगीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला की जो दिलचस्पी थी वो बिलासी था, अय्याश था, नाच गाने में डूबे रहने वाला स्वभाव था उसका, जिसकी वजह से उसे रंगीला टाइटल दे दिया गया कि रंगीला आदमी ही है। ठीक है, उसने जो शासन कार्य थे उसकी अनदेखी किया और अपना ज़्यादातर समय, मतलब ये स्थिति थी कि मज़े करो मज़े करो और मज़े करो। और संगीत और औरतों के कपड़े पहनने में भी उसकी बड़ी रुचि थी, जिससे मुग़ल साम्राज्य का पतन तेज़ी से हुआ। नादिर शाह का आक्रमण भी इसी के शासनकाल के दौरान हुआ था। और तख्ते ताउस, शाहजहाँ का जो तख्ते ताउस था और कोहिनूर हीरा भी इसी से छीन कर नादिर शाह ईरान ले गया था। तो एक तरीके से एकदम घटिया किस्म का आदमी था। अब नाच गाने में डूबा हुआ आदमी, तो इसके समय में कई सूबे जो इसके अधीन थे वो मुक्त होने लगे। ध्यान देना कि बंगाल, तो मैंने आपको बताया था पहले ही स्वतंत्र हो चुका था। बंगाल के बाद अवध भी स्वतंत्र हो गया, अवध भी इसके यहाँ से निकल गया। उसके बाद हैदराबाद भी चला गया, हैदराबाद भी इसके यहाँ से निकल गया। देन भरतपुर भी स्वतंत्र हो गया। तो बहुत कुछ इसके यहाँ से जाने लगा, लेकिन इसको फिर भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि नाच गाने और मज़े तक का तो उसके पास सब कुछ मिल ही रहा था। दोस्तों इसके बाद समय आता है 1739 का। खैर इसने बहुत आनंद उठाया 1719 से लेकर 1739 तक, जब तक कि नादिर शाह का आक्रमण नहीं हुआ। ये काफ़ी मज़े में रहा। 1739 में मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह को दोस्तों ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ईरान का नेपोलियन माना जाता है किसको? नादिर शाह को माना जाता है। और इसने, नादिर शाह ने करनाल का युद्ध, ये युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1739 में। मुग़लों को बहुत बुरी तरह से हराया था नादिर शाह ने। नादिर शाह इसके बाद अपनी सेना लेकर दिल्ली में घुसा और 1.5 महीने तक जमकर लूट और कत्लेआम किया। शाहजहाँ का जो तख्ते ताउस था और कोहिनूर हीरा नादिर शाह मोहम्मद शाह से लूट कर ईरान ले गया। और नादिर शाह ने उस समय मुग़लों से जो संपत्ति लूटी थी उसका अनुमान ये है कि लगभग उस समय का जो 70 करोड़ रुपए था, 70 करोड़ रुपए की संपत्ति उसने लूटी थी। ये मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते यह कितनी बड़ी दौलत है। ठीक है, 1747 में नादिर शाह की डेथ हो जाती है। कब? 1747 में। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। और नादिर शाह के मरने के बाद अहमद शाह अब्दाली उसका जो है उत्तराधिकारी बनता है। अहमद शाह अब्दाली को हमेशा से ये पता था कि जो भी नादिर शाह की शान व शौकत है वो दिल्ली को लूटने की वजह से, भारत को लूटने की वजह से है। तो अहमद शाह अब्दाली अपने ताउम्र बस यही सोचता रहता था कि जब वो कभी भी शासक बनेगा तो भारत से सारा धन लूट के ले आएगा। और यही वजह थी कि अहमद शाह अब्दाली भी नादिर शाह के कदमों पर ही चला और 1748 में उसने
फिर से भारत पर यानी कि दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अब ध्यान देना दोस्तों कि 1748 में ही यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हो जाती है, यानी कि रंगीला जो है ये मर जाता है और भारत का जो अगला मुग़ल बादशाह बनता है वो कौन बना? अहमद शाह। ठीक है, तो अहमद शाह जो है दोस्तों ये भारत का अगला मुग़ल बादशाह बनता है। 1748 से लेकर 1754 तक ये भारत का मुग़ल बादशाह रहा अहमद शाह, ये ध्यान रखना आप। और 1748 से लेकर 1754 के बीच में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि जो मुग़ल राजा हैं उनको लूटा जाए, तो ये बार बार आक्रमण करता था। 5 बार आक्रमण किया था इसने 1748 से लेकर 54 के बीच में। दोस्तों इसके बाद 1754 में अहमद शाह के बाद अगला जो मुग़ल बादशाह बनता है कौन बनता है? तो ध्यान देना, आलमगीर द्वितीय। अभी मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने आलमगीर प्रथम के नाम से अपने आप को जो है विभूषित किया था। तो आलमगीर द्वितीय ये 1754 वाला है, यानी कि जो लेटर मुगल्स हैं उसमें आता है आलमगीर द्वितीय। 1754 में यह मुग़ल बादशाह बना था और इसका जो समय रहा ये 1754 से लेकर 1759 तक रहा। ठीक है, आलमगीर द्वितीय के शासन में प्लासी का युद्ध हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं जो प्लासी का युद्ध था ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया और ये जो टाइमिंग थी इसी समय आलमगीर द्वितीय जो था ये मुग़ल बादशाह हुआ करता था। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। और दोस्तों बात करें तो प्लासी का युद्ध, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों यहाँ जो रॉबर्ट क्लाइव था ये ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था और ये रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल का गवर्नर था और बंगाल का नवाब तब हुआ करता था सिराजुद्दौला। दोनों के बीच में युद्ध होता है। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को इसमें ख़त्म कर दिया, मार दिया। रॉबर्ट क्लाइव की सेना विजयी होती है और यह युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की नींव बनता है। हालांकि माना जाता है कि बक्सर का युद्ध जो होता है इसके बाद ब्रिटिश सेना को यानी कि ब्रिटिश ताकत को चुनौती देने लायक कोई भी भारत में बचा नहीं था। 1759 में आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से ये भारत का अगला मुग़ल सम्राट बनता है। ये 1806 तक भारत का सम्राट रहा, यानी कि शाह आलम द्वितीय को देखा जाए तो 1759 से लेकर 1806 तक कुल मिला के लगभग 46 साल तक यह मुग़ल बादशाह के पद पर रहा शाह आलम द्वितीय। दोस्तों शाह आलम द्वितीय के समय ही 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों आपको याद ही होगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध के द्वारा ही मराठा शक्ति का हमेशा के लिए अंत कर दिया गया। तो एक तरीके से अहमद शाह अब्दाली के द्वारा ही भारत में जो मराठा शक्ति थी उसका समापन कर दिया गया। और शाह आलम द्वितीय को जब अपनी हत्या का आभास होता है तो वह दिल्ली छोड़कर अवध चला जाता है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। उधर जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, वो भी अंग्रेज़ों के भय से शाह आलम के साथ ही शुजाउद्दौला के शरण में चला गया था। और शाह आलम द्वितीय के साथ ही बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध दोस्तों ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। दोस्तों बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के खिलाफ एक तरीके से संयुक्त सेना थी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की। ऊपर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय डर कर अपनी हत्या के भय से अवध के नवाब शुजाउद्दौला की शरण में गया था और उधर यही हालत ये भी थी कि मीर कासिम भी अंग्रेज़ों के डर से अवध के नवाब शुजाउद्दौला से जाकर मिल गया था। इसके बाद जब बक्सर का युद्ध होता है तो हेक्टर मुनरो के खिलाफ इन तीनों ही सेनाओं ने एक साथ मिलकर अपना प्रदर्शन किया, अपना बचाव किया, लेकिन अंततः जो हेक्टर मुनरो था ये जीत जाता है और ये जो संयुक्त सेना थी ये हार जाती है। इसके बाद अंग्रेज़ों को टक्कर देने लायक कोई भी शक्ति भारत में बसती नहीं है, क्योंकि जो मराठे थे ये पहले ही समाप्त हो चुके थे। और इस प्रकार से देखेंगे आप तो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना, बंगाल का नवाब मीर कासिम की सेना और अवध का नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना जो है वो अंग्रेज़ों से हार जाती है। और इस प्रकार से भारत में जो अंग्रेजी सत्ता है वो निर्विरोध हो गई, मतलब उसका विरोध करने लायक कोई बचा नहीं। दोस्तों इसके अगले साल यानी कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ये संधि मतलब संधि क्या हुई थी, एक तरीके से
मजबूरी थी इलाहाबाद की संधि जो कि हुई थी 1765 में। इसमें क्या होता है कि पूरा जो बंगाल था, आप यहाँ पर देखेंगे बंगाल का नवाब तो हार ही चुका था मीर कासिम, तो पूरा बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया। इसकी जो दीवानी के अधिकार थे ये सब अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया और बंगाल के गवर्नर खुद बंगाल के नवाब बन गए, यानी कि बंगाल के नवाब मीर कासिम का खेल यहीं पे समाप्त हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों 1803 में ब्रिटिश द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। मुगल बादशाहों को इसके बाद पेंशनर के रूप में रखा गया, यानी कि मुगल बादशाह केवल नाम के बादशाह रहे, इनको अंग्रेजों के द्वारा पेंशन मिलती थी। और पहला जो पेंशनर बादशाह था, ये ध्यान रखना कि पेंशन पालने वाला जो पहला मुगल बादशाह बना था कौन था, ये शाह आलम द्वितीय ही था, क्योंकि ये हार भी चुका था तो इसको तो केवल पेंशन भोगी के रूप में रखा गया। ठीक है, 1806 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1806 में अकबर द्वितीय ये अगला मुगल सम्राट बनता है। और दोस्तों जो अकबर द्वितीय है इसका जो समय है ये 1806 से लेकर 1837 तक रहा। अंग्रेजों के संरक्षण में नियुक्त पहला बादशाह अकबर द्वितीय था, यानी कि इसको अंग्रेजों ने ही बनाया था, बादशाह तो बस नाम का था, ये अंग्रेजों का एक समझ लीजिए पोपट था। ठीक है, हाँ, एक इतिहास में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी 1830 में इसने अपनी पैरवी करने के लिए और अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए लंदन भेजा था राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर। और भारत का दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह जैसा कि आप जानते हैं बहादुर शाह जफर रहा। 1837 से लेकर 1857 तक भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह बना ये बहादुर शाह जफर था। ये जफर टाइटल से एक शायरी भी लिखता था, मतलब ये शायर भी था। और 1857 के विद्रोह का नेता इसे चुना गया। और इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज इसे गिरफ्तार कर लेते हैं, निर्वासित करके रंगून, जो कि बर्मा के नाम से जाना जाता है, रंगून भेज देते हैं। और इसके बाद यहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। फिर जो उत्तराधिकारी थे उनको भी अंग्रेजों ने मार डाला। और इस प्रकार से ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है कि जो मुगल थे उनका संपूर्ण नाश कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। दोस्तों जो अगली क्लास होगी उसमें हम यूरोपियों के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियों का आगमन, जिसकी शुरुआत मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में आपसे बात की थी। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम यूरोपीय जो शक्तियाँ थीं उनके आगमन और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्लास कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और क्लास इसी फॉर्मेट में रखा जाए या फिर लिखित रूप से जैसे कि होता है टाइपिंग करके वैसे करवाई जाए, आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का।